27वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 27वां प्रश्न है कि पुरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं। 26 प्रश्न तक लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। अब 27वां प्रश्न है कि बागोर और नाडोल कौन कौन से जिलों में स्थित हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा बागोर जो है ये भीलवाड़ा, और जो नाडोल है ये आपके पाली में पड़ता है, पाली में पड़ती है नाडोल नामक जगह। इस नाडोल को प्राचीन समय में जूनाखेड़ा के नाम से जाना जाता था। जूनाखेड़ा जो पुरातात्विक सभ्यता स्थल है वो नाडोल था, ठीक है, जो पाली में है। और बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ये मध्य पाषाणकालीन युग में जो है पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण बागोर से मिले थे, ठीक है। चलिए, तो 27 का जो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं वो सेलेक्ट करना है पाली और आपके भीलवाड़ा और आपके पाली, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 28वां प्रश्न देखें, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न है कि आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। कि आहड़ जो सभ्यता है, आहड़ कहाँ पे मैंने आपको बताया था, उदयपुर में है, ठीक है। उदयपुर से 3 किलोमीटर या 3 मील दूर है। 3 किलोमीटर कई पुस्तकों में मिलता है, वैसे कई पुस्तकों में 3 मील भी मिल जाता है, कोई इसमें बहस की कोई मुद्दा नहीं है। तो आहड़ जो उदयपुर में है आघाटपुर के नाम से, उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सही नहीं है। तो पहला है कि आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आहड़ का जो समय काल है वो है 2500 से 1200 ईसा पूर्व। तो 2500 से 1200 ईसा पूर्व के समय में जो है आपके ताम्रयुगीन सभ्यता, इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके भी ये लगभग समकालीन रही है, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यता तो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता भी रही है, और उसके बाद वैदिक संस्कृति, मैंने आपको बता दिया था वैदिक संस्कृति कब पनपी, 1500 के बाद, 1500 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है। तो इन तीनों के जो है काल के लगभग जो है ये आसपास रही थी। तो आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। तो देखो यहाँ पे ईंटों का उपयोग किया जाता था, जो भी मकान बनाए जाते थे उनके लिए ईंटों का उपयोग किया जाता था। और ईंटें कैसी होती थी? कच्ची ईंटों को उल्टी तपाई विधि द्वारा, उल्टी तपाई विधि, ये एक विधि क्या थी कि जो है धूप में उनको कच्ची ईंटों को सेका जाता था, धूप में सुखाया जाता था, और उसके बाद वो जब बिल्कुल सूख जाती थी तो उसके बाद उनका जो है मकान बनाया जाता था, ठीक है। तो ये काम उस समय किया जाता था, लेकिन इन ईंटों का उपयोग दोस्तों नींव में नहीं किया जाता था, ठीक है। नींव किसकी भरी जाती थी? नींव पत्थरों की होती थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो नींव जो है, इनकी नींव जो है वो ईंटों की होती थी, ये सही नहीं है, गलत है। तीसरा ऑप्शन है मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। जो कच्ची ईंटों से जो भवन बने थे वो अब उपलब्ध है ही नहीं, ठीक है, वो खत्म हो गए हैं। इसके पास एक जगह है आहड़ के पास बालाथल, यहां से एक भवन मिला है जो 11 कमरों वाला है, 11 कमरों वाला विशाल भवन बालाथल, ये उदयपुर में ही है, ध्यान रखना, यहां से मिला है। चौथा है आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। चिप्स यानी कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, जो है उनका उपयोग किया करते थे। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाता है कि नींव ईंटों की बनी होती थी, ये इसमें जो है ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो 28वां प्रश्न एक बार पढ़ें कि आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो वो कौन सा असत्य है कि आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। चलिए आगे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न हमने देखा, और 28वें प्रश्न में हमने देखा कि जो है इनकी जो नींव है वो कच्ची ईंटों की बनी होती है, ये आपकी जो है गलत है, ठीक है, नींव ईंटों की नहीं बनी होती थी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। कि इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आहड़ से संबंधित जो है नहीं है दोस्तों। तो पहली है चावल,
तो चावल तो आहड़ सभ्यता की मूल विशेषता थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो चावल तो है। दूसरा है कृष्ण लोहित मृतभांड। कृष्ण लोहित मृतभांड का मतलब है कृष्ण यानी कि काले और लोहित यानी कि लाल, काले लाल मृदभांड मिट्टी के बर्तन। तो काले लाल मिट्टी के बर्तन यहां से मिले हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। गुलाबी मृदभांड कहां से मिले हैं, लाल गुलाबी, ये आपके मिले हैं कहां से दोस्तों, आपके कालीबंगा से, ध्यान रखना, गुलाबी वहां से मिले हैं। तीसरा है तांबे की वस्तुएं। तो तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं यहाँ से, क्योंकि तांबे का तो प्रमुख जो है काम होता था यहाँ पे आहड़ में, और गणेश्वर, दो ही सभ्यताएं जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए इसे ताम्रवती भी कहते थे, मैंने आपको बताया था। चौथा है चित्रित धूसर मृदभांड। तो चित्रित मृदभांड यहाँ से नहीं मिले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है यही आपको जवाब देना है। इसमें पूछ रहा है कि आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो वो है चित्रित धूसर मृदभांड, यहाँ से नहीं मिला है। चावल मिला है, काले लाल मृदभांड मिले हैं, और तांबे की वस्तुएं भी यहाँ से मिली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30वां। बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बैराठ का संबंध जो है सीधे दयाराम साहनी से है। तो बैराठ का जो उत्खनन करवाया गया था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो ये तो यहाँ तो कोई बिल्कुल सोचने की बात ही नहीं है, जनरल सा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं 31वां प्रश्न है कि बिजौलिया लेक के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया। तो बिजौलिया लेक जो है ये 1170 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के समय लिखा गया, और इसमें बताया कि सांभर झील का एक निर्माण 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने करवाया था, और इसी ने चौहान वंश की नींव डाली थी। ये चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है वासुदेव, ठीक है। तो बिजौलिया लेक के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने कराया, तो वो वासुदेव चौहान ने करवाया था, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनांडर, ये मिनांडर कौन है, यवन शासक है, ध्यान रखना, मिनांडर, यवन, यवन कौन थे, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, हिंद यानी कि इंडो, यूनानी यानी कि ग्रीक। तो इंडो ग्रीक शासक या हिंद यूनानी शासक या यवन शासक, यवन शासकों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे भारत में। तो इस मिनांडर के 16 सिक्के हमारे राजस्थान से मिले हैं, और वो जो जगह है वो कौन सी है, ये प्रश्न कर रहा है। तो मिनांडर के 16 जो सिक्के मिले हैं दोस्तों, ये बैराठ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, बैराठ से, क्योंकि बैराठ ही एक ऐसी सभ्यता स्थल है जो मौर्य काल से भी संबंध रखता है, आपके महाभारत काल से भी संबंध रखता है, महाजनपद काल से भी संबंध रखता है, और आपके उससे पहले भी संबंध रखता है, ठीक है। तो ये बैराठ जो है यही एक सभ्यता स्थल है जहां से मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लें। तो जनरल सा प्रश्न था, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इनको आराम से देख सकते हो। अब सीधे सीधे प्रश्न पूछ रहा है यहाँ से आपसे। 33वां प्रश्न देखें दोस्तों कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ। तो आहड़ का जो उत्खनन कार्य, सबसे पहले जो आहड़ की खोज की, जो आहड़ की खोज की 1953 में, वो व्यक्ति थे A.K. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद यहाँ पे जो उत्खनन करवाया वो किसने करवाया, H.D. सांकलिया, धीरज लाल सांकलिया, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे उत्खनन करवाया था। तो H.D. सांकलिया जो हैं इन्होंने यहाँ पे उत्खनन करवाया। बीबी लाल का संबंध यहाँ से है ही नहीं। बीबी लाल ने तो कौन सा उत्खनन करवाया था, आपके कालीबंगा जो है करवाया था, और इसके अलावा बीबी लाल ने कौन सा करवाया था, आपके गिलूंड करवाया था, गिलूंड, गिलूंड और कालीबंगा, इनका उत्खनन किसने करवाया था। और बाकड़कर ने तो शैल चित्रों की खोज की थी, ध्यान रखना, ठीक है। और वी.एन. मिश्रा ने बालाथल और बागोर, इनका जो है उत्खनन करवाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34वां कि निम्नलिखित में से एक लिंग शिलालेख 1460 का सूत्रधार है। देखो एक लिंग जी का मंदिर कहाँ पे है, नागदा उदयपुर, और यहाँ पे जो इस मंदिर के आसपास जो चार दीवारी का निर्माण करवाया गया वो मुगल के समय हुआ था, लेकिन 1460 में महाराणा कुंभा के समय यहाँ पर एक शिलालेख लिखवाया गया, और उस शिलालेख को जो लिखा था वो था महेश्वर, ठीक है। किसने लिखा था, महेश्वर,
महेश्वर नामक व्यक्ति ने एकलिंग शिलालेख को जो है लिखा था। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी, तो वो आपके आ जाता है अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। और अगर कुंभलगढ़ प्रशस्ति पूछे आपसे, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो महेश भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 35वां प्रश्न है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। तो देखो, ये जितने भी इसमें शिलालेख दिए गए हैं ये गुर्जर प्रतिहारों से संबंध रखते हैं। इनमें जो ग्वालियर अभिलेख है, और ग्वालियर अभिलेख को किसने लिखवाया था, मैंने आपको बताया था मिहिर भोज ने, मिहिर भोज से संबंधित है। मिहिर भोज ने इसको ग्वालियर अभिलेख को लिखवाया था, और इस ग्वालियर अभिलेख में ही ये बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो लक्ष्मण के वंशज थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार अपने आप को किसका वंशज मानते थे, लक्ष्मण का वंशज मानते थे, क्योंकि प्रतिहार शब्द का अर्थ है द्वारपाल, और लक्ष्मण भगवान राम के द्वारपाल थे, इसलिए अपना संबंध किससे मानते हैं, लक्ष्मण जी से मानते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए 36वां प्रश्न है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। क्या पूछ रहा है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के, देखो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का समय काल कितना था, हड़प्पा सभ्यता का समय काल था 2300 से 1750 ईसा पूर्व, लेकिन आपके जो कालीबंगा है ये इससे पहले की सभ्यता है। इसके साथ साथ एक जगह है सिंध में पड़ती है, ये पाकिस्तान के सिंध में, कोट दीजी। इस कोट दीजी जो नगर है, ये कोट दीजी नगर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन तो था ही, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक संस्कृति पनपी थी जिसका नाम था झूकर झांकर संस्कृति। कौन सी संस्कृति थी, झूकर झांकर संस्कृति। ठीक है, और ये कालीबंगा के लगभग समकालीन रही थी। झूकर झांकर संस्कृति कहाँ पे थी, कोट दीजी, और कोट दीजी कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान, ध्यान रखना सिंध पाकिस्तान में है कोट दीजी। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। तो कालीबंगा के समकालीन रहा है ये। तो पूछ रहा है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं, तो वो है कोट दीजी। देखो लाहौर तो बहुत बाद का है, लाहौर तो किसने बसाया था, लाहौर तो अकबर ने बसाया था, यहाँ पे किला बनवाया था लाहौर का। इसके पहले एक ये जो मोंटगोमरी है, तो मोंटगोमरी में कौन सा पड़ता है, मोंटगोमरी में आपके हड़प्पा पड़ता है। ठीक है, हड़प्पा पड़ता है, तो ये भी आपके जो है नहीं आएगा इसमें। और सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में है, और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है, दास्क नदी के किनारे ये था। ठीक है, तो ये भी इसके किनारे, ये भी नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं माना जाएगा। कौन सा रह गया, कोट दीजिए। क्लियर है दोस्तों। तो प्रश्न कर रहा है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं, तो वो कोट दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कोट दीजिए से कौन सी सभ्यता मिली थी, अब आप आसानी से बता पाओगे, झूकर झांकर संस्कृति। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 37वां, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे केंद्र सरकार के पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, इसने कौन से मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। तो देखो, करणी माता मंदिर देशनोक में है, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में, और रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे, पाली में। लेकिन दुनिया में केवल ब्रह्मा मंदिर की अगर हम बात करें तो पुष्कर का जो ब्रह्मा मंदिर है वो दुनिया का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर है। अब कुछ और ब्रह्मा मंदिर बन गए हैं, लेकिन ये मंदिर अपने आप में एक अनूठा स्थान रखता है, इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर को राष्ट्रीय जो है महत्व का स्मारक घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 38वां प्रश्न कि राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं। देखो, रानी कर्मावती ने 1534-35 में जौहर किया था। ठीक है, 1534-35 में जब बहादुर शाह, गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह मेवाड़ पर चढ़ाई करता है, तो उस समय रानी कर्मावती रावत बाघ सिंह जो है ये अपने आप को बचाने के लिए, मतलब मेवाड़ राज्य को बचाने के लिए क्या करते हैं, उनसे लड़ाई लड़ते हैं। तो जो है आपके
रावत बाघ सिंह वो पाटन पोल के पास लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है और रानी कर्मावती 16,000 महिलाओं के साथ जौहर करती है, जो भारत का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। ठीक है, तो बहादुर शाह के समय हुआ। तो एक पुर नामक ताम्रपत्र था, पुर ताम्रपत्र, ये उदयपुर से प्राप्त हुआ है। और इस पुर ताम्रपत्र जो है, देखो ये किससे संबंधित मैं बताऊं आपको, कि जब इन्होंने जौहर किया कर्मावती ने, तो उससे पहले इन्होंने कुछ भूमि अनुदान में दी थी, कुछ भूमि क्या की थी, अनुदान में लोगों को आवंटित की थी। तो जब भूमि इन्होंने आवंटित की तब इन्होंने ये पूर्व ताम्रपत्र जो है ये लिखाया था। देखो ताम्रपत्र क्या होता है मैं आपको समझाता हूं असलियत में, कि जब कोई शासक किसी राजा को, या कह सकता हूं किसी सामंत को, या किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं, जब उनके लिए कोई भूमि आवंटित करता था, तो अब देखो पहले आज के तरह का काम तो था नहीं कि भाई आज तो ऑनलाइन जमाबंदी निकलवा लो, आपका पता लग जाएगा कि आपके नाम कौन कौन सी जमीन है। ठीक है, उस टाइम तो ये काम था नहीं। तो उस टाइम क्या करता था, वो जो शासक होता था वो जिस व्यक्ति को किसी भूमि का मालिक बनाता था तो उसे एक ताम्रपत्र सौंपता था। ठीक है, तो ऐसा ही ये ताम्रपत्र सौंपा गया था, क्योंकि इन्होंने भूमि अनुदान में दी थी, आवंटित की थी, तो उस समय का ये पुर ताम्रपत्र है। तो राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं, तो वो कौन सा है, ये पुर ताम्रपत्र है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, पुर ताम्रपत्र से ये जानकारी मिलती है। चलिए, ताम्रपत्र आपके समझ आ गया होगा कि ताम्रपत्र क्या होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि सन 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। तो बीजक की पहाड़ी पर अशोक का शिलालेख मिला, उसको सबसे पहले जो खोजने वाला व्यक्ति था वो था कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट, इस कैप्टन बर्ट को लोग, स्थानीय लोग बीजक के नाम से पुकारते थे, इसलिए पहाड़ी बीजक की पहाड़ी कहलाई, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति था इसको खोजने वाला, जो यहां पे खुदाई करने के लिए आया, उस व्यक्ति का नाम क्या था, ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये यहां पे खुदाई के लिए आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो आपके हो जाता है, शिलालेख को किसने खोजा, तो कैप्टन बर्ट ने खोजा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। तो मंडोर के मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी, तो देखो मैंने आपको बताया था कक्कुक के समय, जब कक्कुक के समय प्रतिहारों का राज्य विस्तृत नहीं हो पाया था और ये मंडोर के ही रहा करते थे, उस समय इन्होंने घटियाला शिलालेख लिखवाया था कक्कुक ने। ठीक है, कहां से मिला है घटियाला शिलालेख, जोधपुर से मिला है, ध्यान रखना। तो घटियाला शिलालेख किसने लिखवाया, कक्कुक ने। और कक्कुक के बाद जो शासक बना वो शासक कौन था, देवराज। और देवराज के बाद जो शासक बना वो वत्सराज था। ठीक है, तो मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी देने वाला कौन सा है, घटियाला अभिलेख। इसके बाद ये सारे अभिलेख लिखे गए थे संभौली के, अथूर्णा के। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इसमें ये जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, क्या देंगे, घटियाला अभिलेख। अगला देख लेते हैं, इकतालीसवां प्रश्न है कि 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। अग्नि वेदिकाओं का मतलब है दोस्तों, आपके यूप कह सकते हो, चाहे आप इनको बोल सकते हो हवन कुंड। ठीक है, चाहे यूप कहो चाहे हवन कुंड कहो। तो 7 यूप या 7 हवन कुंड कहां से मिले हैं, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये हवन कुंड जो प्राप्त हुए हैं ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा ही एक ऐसा सभ्यता स्थल है जहां से हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। यहां से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, यहां से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, एक कपाल मिलता है जिसके कपाल में छिद्र मिले हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा से, इसके अलावा हवन कुंड के प्रमाण मिलते हैं, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिलते हैं, शिल्प आपके क्या बोलते हैं इसको, सर्जरी के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो है प्रमुख। इसके अलावा भूकंप के प्रमाण, मकानों में दरार मिली है जिससे हमें पता लगता है कि यार कभी भूकंप आया होगा इसीलिए दरार, जुते हुए खेत का मिलना भी कहाँ से, कालीबंगा से। इसके अलावा हाथी दांत के कंघा, हाथी दांत होता है ना, हाथी का अगला वाला जो दांत होता है उसके कंघे बने हुए थे, कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। ठीक है, ये यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। तांबे के आपके वो मिल जाएंगे यहाँ से, सॉरी कांसे के दर्पण मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ की प्रमुख विशेषता रही है।
चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं कि किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। देखो चित्रित शैलाश्रय का मतलब है शैल यानी कि पहाड़ी, ठीक है, चट्टान या पहाड़ी पर क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है, तो वो केवल एक ही जगह है, वो है बैराठ। कौन सी है, बैराठ से ही जो है शैलाश्रय प्राप्त हुए। इसके अलावा कुछ और भी जगह हैं, जैसे बर, ये भरतपुर में है, बर नहीं सॉरी दर भरतपुर, डडीकर अलवर में है, आलनिया कोटा में है, गरदड़ा बूंदी में है। गरदड़ा तो रॉक पेंटिक्स के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन बैराठ में सबसे पहले शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो बैराठ है ये अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है। तो बैराठ से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो आपको जवाब देना है बैराठ से, ना कालीबंगा से, ना आड़ से, ना बनावली से, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है। देखो जनरल प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजौलिया अभिलेख प्रकाश डालता है। तो आपको सबको इसका पता है, चौहान, ठीक है, चौहान वंशी ऐसा है जिस पर बिजौलिया शिलालेख प्रकाश डालता है। तो जनरल प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं आसानी से। अगला देखते हैं, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। तो ऐसे कौन सा जो है ताम्र पाषाणिक स्थल है जहां पे सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई। तो पहला है गणेश्वर, दूसरा बैराठ, आहड़ और कालीबंगा। देखो बैराठ और कालीबंगा का तो इस ताम्र पाषाणिक संस्कृति से कोई मतलब ही नहीं है, बच्चे दो गणेश्वर और आहड़। लेकिन आपको पता है कि तांबा निकाला कहां से जाता है, खेतड़ी से, और खेतड़ी से जो पहुंचता था गणेश्वर, ठीक है, नीम का थाना पहुंचता था। और ये गणेश्वर जो है यहां से सिंधु घाटी के जितने भी नगर थे उन सब के लिए सप्लाई होता था गणेश्वर से, ध्यान रखना, गणेश्वर से सप्लाई होता था सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों की ओर, ठीक है। आहड़ से नहीं होता था। आहड़ में भी तांबा गलाने की वैसे भट्टियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन आहड़ में तो जो है उत्पादित नहीं होता था, यहाँ पे तो सामान बनाया जाता था आहड़ में तो, लेकिन गणेश्वर के पास उत्पादित होता था, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा तांबा जो है वो प्राप्त हुआ है। तो सब किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त होती है, तो वो गणेश्वर आपको जवाब देना है। कहाँ पे है, सीकर, ठीक है। 45वां प्रश्न देखते हैं कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। देखो क्या कह रहा है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी जगह, ऐसी कौन सी चीज आहड़ से हमको मिली जिससे हमें पता लगता है कि इसके किसी अन्य सभ्यता के साथ संबंध थे, या किसी बाहरी या विदेशी देशों के साथ संबंध थे। किससे पता लगता है, तो पहला है सैल खड़ी के मनके। तो दोस्तों आपको पता है सैल खड़ी के मनके सिंधु घाटी सभ्यता की मूल विशेषता थी, और ये लगभग उससे पहले की भी सभ्यता थी, उसके समकालीन भी थी, उसके बाद भी थी आहड़, ठीक है। तो सैल खड़ी के जो मनके हैं वो तो सिंधु सभ्यता की, हमारे भारत की देन थी, तो बाहरी सभ्यता से संपर्क इससे नहीं हो सकता। दूसरा है ताम्र उपकरण। तो ताम्र उपकरण, तांबा सबसे पहले खोजा ही भारत में गया था, दुनिया में सबसे पहले तांबा कहां खोजा गया था, भारत में। पहली कुल्हाड़ी अतिरमपक्कम मद्रास से मिली थी तांबे की, ध्यान रखना, ठीक है। तो ताम्र उपकरण हमारे यहीं पे बनते थे, इसलिए ताम्र उपकरण बनते हैं भारत में ही, तो बाह्य संपर्क इससे भी नहीं होना। तीसरा है टेराकोटा के मनके। तो टेराकोटा हमारे राजस्थान की मूल विशेषता है, और राजस्थान का राजसमंद क्षेत्र तो टेराकोटा के लिए आज भी फेमस है, मोलेला गांव, ठीक है। तो यहाँ पे टेराकोटा से आहड़ में उस समय, टेराकोटा क्या है, मिट्टी की, कच्ची मिट्टी से कोई आकृति दी, उसको पका दिया, एक विशेष आकृति। तो उस समय आहड़ में बनाशियन बुल बनाए जाते थे, बनाशियन बुल यानी कि बैल बनाए जाते थे, वृषभ बनाए जाते थे पकी हुई मिट्टी के। जैसे टेराकोटा के मनके भी हमारे यहाँ की विशेषता रही है। मनके की जो है आपके चनहूदड़ो और लोथल दो प्रमुख केंद्र थे जहां से मनके बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता में। तो ये हमारे यहाँ की देशी व्यवस्थाएं हैं, हमारे देश की व्यवस्थाएं, तो विदेशी संपर्कों से इसका हुआ ही नहीं। चौथा है लेपिस लाजुली। देखो दोस्तों लेपिस लाजुली क्या है, मैं आपको समझाता हूं। लेपिस लेपिस लाजुली का मतलब है लाजवर्त, और लाजवर्त जो है ये बदख्शां जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से लाजवर्त जो है निकाला जाता था। अफगानिस्तान के उत्तर में पड़ता है, और अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र था जहां से आपके लाजवर्त निकलता था। इस लाजवर्त का उपयोग कहां किया जाता था,
आज भी किया जाता है, आपके अंगूठियों में किया जाता है, जो ग्रह हैं उनको ग्रह नक्षत्रों के लिए किया जाता है। तो इस लाजवर्त का जो है कहाँ से निकलता था, अफगानिस्तान बदख्शां से निकलता था, इसलिए लेपिस लाजुली ऐसी चीज थी जो बाह्य संपर्क का संकेत देती है। ठीक है, आपको यही इसका जवाब दे देना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। छियालीसवां प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया। देखो लाल काले, आपको बताया था लाल काले मृद भांड कहाँ से मिले थे, वो जगह है आहड़। अगर लाल गुलाबी पूछे तो कालीबंगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो आहड़ जवाब दे देना है इसमें सीधा सा। 47वां प्रश्न देखें, बिजौलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है। तो आपको मैंने बताया था 1170 में लिखा गया था, और 1170 में चौहान शासक कौन था, सोमेश्वर। सोमेश्वर का शासन काल था 1166 से 1177, ये इसका शासन काल था सोमेश्वर चौहान का। इसी का बेटा था पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा दल पुंगल के नाम से जाना जाता था, इसी का बेटा था सोमेश्वर का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई जरूर कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान से प्रश्न है, देखने में दिख रहा है आपको आसानी से। चलिए 48वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है। देखो चांदी की मुद्रा पंचमार्क, एक चीज याद रखना, पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के जो होते हैं ये हमेशा चांदी के ही होते थे। ठीक है, पंचमार्क सिक्के या चांदी, जो आहत सिक्के होते थे किसके होते थे, चांदी के। क्यों होते थे, क्योंकि चांदी ही एक ऐसी मुद्रा होती है जिसको दबा करके प्रेस करके जो है सिक्के का आकार दिया जा सकता है, बाकी धातुएं उससे कठोर होती हैं, इसलिए वो उनको इतनी तेजी से दबाया नहीं जा सकता। इनको पंचमार्क सिक्के क्यों कहते हैं, तो याद रखना 5 चिन्ह इन पर अंकित हो सकते थे। पेड़ का चित्र हो सकता था, मछली का चित्र हो सकता था, सांड का चित्र हो सकता था, हाथी का चित्र हो सकता था। ठीक है, या फिर अर्धचंद्र, अर्धचंद्रमा जो है यानी कि आधे चंद्रमा, या सांड या हाथी या पेड़ या मछली, इनके अलावा कोई चिन्ह इन पर नहीं होता था। ये चिन्ह इन पर हो सकते थे, इसलिए इनको 5 मार्का होती थी ना, 5 तरह के चिन्ह होते थे, और मार्क यानी कि चिन्ह और पंच यानी कि 5, तो 5 तरह के चिन्ह हो सकते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते थे, पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के। जो सबसे ज्यादा आपको कहां से प्राप्त हुए, रेड से प्राप्त हुए, इसलिए रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा प्राप्त हुई है, तो यहां से ऐसी कौन सी जगह है जहां से चांदी की मुद्रा प्राप्त हुई है दोस्तों, तो वो जगह है बैराट, और बैराट से मिनांडर के सिक्के मिले हैं 16, बताया था मैंने आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 49वां प्रश्न है कि वैज्ञानिकों को किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए। देखो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 2018 की सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा है, तो मैं आपको चलो क्लियर कर देता हूं। क्या है कि 4.5 करोड़ यानी कि 4.5 करोड़ मान लो, 4.7 करोड़ है, तो 4.5 करोड़ पुराने जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए। तो आपको पता है कि अपना जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था, ये 4.5 करोड़ यानी कि बहुत सारा ज्यादा पुराना समय हो जाता है। उस समय मानव का अस्तित्व नहीं हुआ करता था, छोटे जीव हुआ करते थे, समुद्री जीव हुआ करते थे, और उन समुद्री जीवों के जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये जीवाश्म जो प्राप्त हुए हैं वो जोधपुर और जैसलमेर में प्राप्त हुए हैं। कहाँ हुए हैं, जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। और अब जो हमारे यूनिवर्सिटी है, आपके जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, उसमें एक टीम गठित की गई है, और वो टीम इन जीवाश्मों का अध्ययन कर रही है, और वो जानकारी कर रही है कि किस तरह से उद्विकास जो है पूरी तरह से हुआ था, और ये हमारा जो क्षेत्र है राजस्थान, ये कितना पुराना है। क्योंकि हमारे इतिहास को जो बताया जाता है वो 5000 ईसा पूर्व से पहले का नहीं बताया जाता भारत के, लेकिन अब इस चीज से खोज की जाएगी कि हमारे यहाँ कितने समय पहले लोगों का विकास हो चुका था। तो वो चीजें जो है आपके जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी करने वाली है, उसमें टीम गठित कर दी गई है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसलमेर क्षेत्र आपको जवाब देना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला है कालीबंगा, तो कालीबंगा को अमलानंद घोष ने खोजा था, बिल्कुल सही है। बैराट, बैराट को केदारनाथ पुरी ने खोजा था क्या, गड़बड़ हो गई भाई, केदारनाथ पुरी ने नहीं खोजा था। आहड़ को एच.डी. सांकलिया ने, तो सही है, उत्खनन यहाँ पे एच.डी. सांकलिया ने करवाया था, बिल्कुल सही है। अक्षय कीर्ति व्यास ने खोजा था। बागौर बी.एन. मिश्रा संबंधित है, तो बिल्कुल सही है।
तो बैराट से संबंधित केदारनाथपुरी नहीं है। कौन है दोस्तों? बैराट से संबंधित रहे हैं दयाराम साहनी, DR साहनी, ये आपके यहां से संबंधित रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो केदारनाथपुरी जो है इसमें आपके सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 51वां प्रश्न है कि साबी नदी, देखो साबी कहां से उद्गम निकलता? सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। ठीक है, तो साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो देखो 4 ऑप्शन है। गिलूंड राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद के रेल मगरा क्षेत्र में पड़ता है। बरोर गंगानगर में पड़ता है। बरोर एक ऐसी जगह है जहां काली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, ध्यान रखना। बरोर ही ऐसी जगह है जहां से काली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, गंगानगर से मिली है। जोधपुरा कहां पर है? आपके जयपुर में है दोस्तों, जोधपुरा जयपुर। और नगरी या माध्यमिका कहां पर है? चित्तौड़गढ़। सबसे पुराना वैष्णव स्थल है राजस्थान का और दुनिया, भारत का और दुनिया का, नगरी। ठीक है, तो देखो अब यहां से देखो साबी नदी जयपुर से अलवर में जाती है और अलवर से फिर गुड़गांव में जाकर के विलुप्त हो जाती है, पटौदी के पास जाकर के। यही तो है पूरा उसका बहाव क्षेत्र। तो अब जयपुर का सभ्यता स्थल एक ही मिल रहा है इसमें, जोधपुर। आप सीधे जवाब दे सकते, खत्म बात। ठीक है, तो जोधपुरा जो जगह है ये कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, और ये जो है साहबी नदी के किनारे है। साहबी जिसे कह सकते हैं कि अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है, साहबी नदी। ठीक है, चलिए 52वां प्रश्न है, ए सर्वे और वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। दोबारा पढ़ें, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। यानी कि ये एक पुस्तक है जो सरस्वती नदी के विलुप्ति के ऊपर लिखी गई है। ये किसने लिखी थी, किसका कार्य था? तो ऑरेल स्टेन ने इस सरस्वती रिवर के ऊपर जो है लिखा था, पुस्तक लिखी थी। और ये सरस्वती रिवर आज भी राजस्थान के भूगर्भ में बह रही है। और इसका जो प्रमाण है वो है लाठी श्री क्षेत्र और चांदन नलकूप। क्योंकि जैसलमेर जहां पानी ही नहीं है वहां 40 मीटर नीचे 40 फीट नीचे ऐसा पानी का स्रोत है कि एक बार आप नल लगा दीजिए पानी रुकेगा ही नहीं, बहता ही रहेगा। तो इस तरह का पानी कहां से हो सकता है? तो वो सरस्वती नदी यहाँ पे बह रही है आज भी भूगर्भ में राजस्थान के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो किसकी पुस्तक थी? द सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। तो ये ऑरेल स्टेन की पुस्तक थी, इन्होंने इसको लिखा था। अगला देखें, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? देखो ताम्र पाषाणिक से मतलब है ताम्र सभ्यता से भी संबंधित है और पाषाण सभ्यता से भी संबंधित है। तो देखो बूढ़ा पुष्कर ताम्र सभ्यता से संबंधित है, पाषाण सभ्यता से संबंधित नहीं है। इसी तरह बालाथल भी ताम्र सभ्यता से संबंधित है, पाषाण सभ्यता से संबंधित नहीं है। ये दोनों तो कैसी हो गई? ताम्र वाली। ठीक है, बागोर मध्य पाषाण काल की हो गई। ठीक है, मध्य पाषाण काल में थी ये। और तिलवाड़ा एक ऐसी जगह थी बाड़मेर में जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित जगह कौन सी हुई? आपके तिलवाड़ा, जो कहां पे है? बाड़मेर में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया? तो बालाथल का उत्खनन किसने किया? मैं आपको बता चुका हूं, वीएन मिश्रा ने बागोर और बालाथल दोनों को खोजा था। ठीक है, दोनों का उत्खनन करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहां प्राप्त हुई है? तो पाषाण युगीन, देखो पाषाण काल में मानव कहां रहता था? नदियों के किनारे, क्योंकि उसको ना कुआं बनाना उस समय आता था और ना ही वो झील का निर्माण कर सकता था। तो उसको पानी एक मूलभूत आवश्यकता थी, तो वो नदियों के किनारे रहा करता था। तो सीधी सी बात है, रेगिस्तानी क्षेत्र में तो रह ही नहीं सकता, नदियों और सहायक नदियों के किनारे रह सकता है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में इसमें भी रह सकता है, लेकिन नदी तो होनी ही चाहिए। ये कहीं तक सही है, लेकिन नदी नहीं है इसमें। जंगलों में भी रहता था, लेकिन जंगलों में भी क्या होनी चाहिए? नदी होनी चाहिए। तो नदियों और सहायक नदियों के किनारे ही पाषाण युगीन संस्कृति में मानव रहा करता था। उसके बाद पाषाण संस्कृति के बाद जो संस्कृति आई
ठीक है, जिसको हम कहते हैं ताम्रयुगीन। तो उस समय मानव ने कुआं बनाना खोज लिया था, क्योंकि हमको कुआं प्राप्त हो गए थे कई जगह से, तो कुएं बनाना सीख लिया था, तो मानव जो था वो नदियों से दूर के क्षेत्रों में भी रह सकता था। ठीक है, तो पाषाण युगीन जो टाइम था उस समय मानव कहाँ रहा करता था? नदियों के किनारे ही रहा करता था। 56वां प्रश्न है कि रंग महल 1852 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो देखो रंग महल कहां पर है? रंग महल हनुमानगढ़ में है। ये सूरतगढ़ के पास पड़ता है, वैसे गंगानगर के पास पड़ता है, लेकिन है हनुमानगढ़ में रंग महल। पहले गंगानगर में था, लेकिन गंगानगर से जिला बन गया हनुमानगढ़ 1994 में, तो हनुमानगढ़ में शामिल है। यहाँ पे स्वीडिश दल ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। ठीक है, रंग महल का उत्खनन कार्य करवाया था, और वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वो हन्ना रेड की अध्यक्षता में हुआ था। स्वीडन जो देश है वहां से इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। तो हन्ना रेड की अध्यक्षता में ये जो स्वीडिश दल था इसने उत्खनन किया था। किसका? रंग महल का। क्लियर है? पीलीबंगा, कालीबंगा और रंग महल, ये कहां पे हैं सारे के सारे? आपके हनुमानगढ़ में। चलिए 57वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोला डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो देखो अपोला डॉट्स यानी कि अपोलो एक देवता था। अपोलो एक देवता है जो यूनानी देवता है, और इस अपोलो के जो सिक्के मिले हैं ये आहड़ से मिले हैं। अब चूंकि आहड़ इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो ज्यादातर सिक्के कहां से मिले? रेड से मिले, इसलिए इसमें आप रेड को टप्पा मारना है, नहीं तो असली जो जवाब है इसका वो आहड़ होता है। ठीक है, जहां से अपोलो डॉट्स यानी अपोलो का डॉट मतलब क्या है? डॉट यानी कि चित्रण। ठीक है, तो वो अपोलो जो देवता था उसके चित्रण कहां से मिले? आहड़ से मिले हैं। ठीक है, आहड़ से जो मिली मुद्राएं मिली हैं उस पे अपोलो जो यूनानी देवता था उसका चित्र मिला था। ठीक है, लेकिन जब वो ऑप्शन में ही नहीं है तो आप रेड इस पे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेड से सर्वाधिक सिक्के मिले थे, और यहां से आपके शकों के और कुषाणकालीन सिक्के भी रेड से जो है मिले थे, सशेनियन सिक्के भी मिले थे यहां से। 58वां प्रश्न है कि ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहाँ है? झाडोल तो फेमस जगह है, तहसील है उदयपुर की। ठीक है, तो ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहाँ पर है? उदयपुर में है, तो आप इसमें जवाब दे देंगे। 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं है? तो ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र रंग महल है, बिल्कुल सही है। गिलुंड भी है, नोह भरतपुर भी है। ठीक है, अच्छा नोह तो महाभारत कालीन भी है। महाभारत कालीन सभ्यता स्थल दो ही है राजस्थान में, एक तो कौन सा है? नोह, और दूसरा है बैराठ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बागोर जो सभ्यता स्थल है ये मध्य पाषाण कालीन है, मध्य पाषाण कालीन। यहां से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान का सबसे पुराना सभ्यता स्थल कौन सा है? बागोर, भीलवाड़ा। ठीक है, BN मिश्रा ने इसको खोजा था। तो कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं है? तो वो कौन सा है? बागोर नहीं है। बागोर कौन से समय का है? मध्य पाषाण काल का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। तो जनरल प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं आ रहे। अब राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो बागोर से प्राप्त हुए हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राम, सैकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? कौन कौन से? राम, सैकास्म और स्फटिक, ये पाषाण उपकरण जो है वो कौन सी जगह से मिले हैं? तो ये जगह है कालीबंगा। कालीबंगा से ही ये पाषाण उपकरण मिले हैं। ठीक है, चलिए। स्फटिक का मतलब होता है पत्थर ही होता है दोस्तों। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखो, अगर मैं भारत की बात करूं, सुनो, अगर भारत में पुरातात्विक कार्य सर्वेक्षण का काम अगर हम बात करें तो कनिंघम का नाम आता है। कनिंघम ने भारत में सबसे पहले ये काम शुरू किया था। ठीक है, और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये जो काम था वो ACEL कार्लाइल ने शुरू किया था, जो 1871 में सबसे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, ACEL कार्लाइल जो था, इसने इसका उत्खनन कार्य राजस्थान में सबसे पहले शुरू किया था। ध्यान रखेंगे आप। चलिए 63वां प्रश्न है लाल काले। तो देखो ये मैं बता चुका हूं, लाल काले मृदभांड आहड़ से मिले हैं। वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है तो आहड़ है। ठीक है, तो आहड़ का इसमें आप जवाब दे देंगे आराम से, संस्कृति का केंद्र आहड़ है। 64वां प्रश्न देख लीजिए, जावालीपुर
यानी कि जालौर, शाकंभरी यानी कि सांभर क्षेत्र, श्रीमाल यानी कि भीनमाल। देखो जावालीपुर तो कौन सा है, जालौर है, शाकंभरी सांभर है और श्रीमाल यानी कि भीनमाल है। भीनमाल भी कहाँ पे, जालौर। तो यहाँ पे चौहानों की शाखाएं हुआ करती थी। प्राचीन नगरों का उल्लेख जो है किस शिलालेख में है, तो यहाँ पे जालौर में, सांभर में, भीनमाल में चौहानों की शाखाएं थी, इसलिए चौहानों का जो है आपकी बिजौरिया शिलालेख है, इसलिए बिजौरिया शिलालेख में जानकारी इनकी मिल जाती है। ठीक है, आसानी से जवाब देंगे, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। तो शिलालेख और सिक्के और आपके क्या आ जाता है, सभ्यता, उन टॉपिक से संबंधित ये प्रश्न चल रहे हैं और लगभग समाप्ति की ओर हैं। 65वां प्रश्न है कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया। तो मैंने आपको बताया था 11 कमरों वाला जो विशाल भवन है वो बालाथल से मिला था। और बालाथल ही वह जगह है जहाँ पे बैराठ और बालाथल, ये दोनों में एक समानता है दोस्तों, यहाँ से कपड़ा मिला था। कपड़े के सबसे पुराने जो प्रमाण मिले हैं वो बालाथल और बैराठ से ही मिले, ध्यान रखना। ठीक है, सन 2000 में बालाथल को खोजा गया था, सबसे लेट इसकी खुदाई हुई थी ज़्यादातर मात्रा में, और यहाँ से 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है। कहाँ पे है बालाथल, उदयपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान में कहाँ से मिला, और यहाँ पक्की ईंटों का भवन था। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो बालाथल में जो भवन थे वो पक्की ईंटों के थे, आहड़ में जो थे वो कच्ची ईंटों के थे। कच्ची ईंटों को उल्टी तपाई विधि द्वारा सुखाया जाता था और फिर भवन बनाए जाते थे, ये वहां पे होता था। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखते हैं। अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, वो है कि सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से सुनारी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो सुनारी कहाँ पर है, झुंझुनू में, और यहाँ से लोहा और तांबा जो है प्रमुख मात्रा में मिला है यहाँ से। ठीक है, तो सुनारी कहाँ से मिला है, झुंझुनू से। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ इस टॉपिक का हम समापन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।